काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी लेते हैं, तुम जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। ठीक है। हेलो, मैं ओम प्रकाश सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में, जो कि आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो पिछले क्लास में क्लास 10th का क्रैश कोर्स का जो मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें वास्तविक संख्या का 5 नंबर तक सवाल हम लोगों ने देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग 6 नंबर से सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको जानकारी देनी है कि आपका जो ये क्रैश कोर्स का जो बैच चल रहा है, ये ऑफलाइन मेरी चाणक्य एकेडमी मथुरा में स्टार्ट हो चुका है, शाम को 4 से 5। ठीक है। तो आप जरूर मेरे कोचिंग सेंटर पर आइए ऑफलाइन पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर है। ऑफलाइन में आपको बहुत और बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाती है, यहाँ टेस्ट ली जाती है, टेस्ट की कॉपी दी जाती है। तो यहाँ का तैयारी मतलब ऑफलाइन की तैयारी, कोचिंग का तैयारी और यूट्यूब का तैयारी अलग होता है। ठीक है। तो इसलिए इस बात को भी आप ध्यान रखिए, यूट्यूब पर जो आपको क्लास दिया जा रहा है बस ये आपके हेल्प के लिए है। ठीक है। और आपको पूरा संपूर्ण तैयारी के लिए आपको मेरे कोचिंग सेंटर चाणक्य एकेडमी मथुरा में आना होगा। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जितना जल्द से जल्द आप आ जाएं तो आपके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि आपका जो है अब समय परीक्षा का कम होते जा रहा है। ठीक है। अब डेली आपका जो है दिन वो घटता जा रहा है, इसलिए आपको जो है ये बात को ध्यान रखनी है कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप मेरे ऑफलाइन सेंटर चाणक्य एकेडमी मथुरा में आइए। ठीक है। ऑनलाइन आपका वीडियो जाते रहेगा, लेकिन ये पूरा संपूर्ण तैयारी आप सोचेंगे कि ऑनलाइन में मेरा हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। ठीक है। संभव तभी है जब आप मेरे ऑफलाइन सेंटर चाणक्य एकेडमी मथुरा में आएंगे। ठीक है। तो आज से हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ का 6 नंबर से एक सवाल को देखने वाले हैं। ठीक है। 6 नंबर से हम लोग सवाल को करेंगे। इससे पहले जो है अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो आप देख लें, क्योंकि वो जो क्लास है उसमें 5 नंबर तक हम लोगों ने सवाल को देख लिया है पहला चैप्टर का। तो 6 नंबर से सवाल को हम लोग देखने वाले हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्याओं का HCF 18 है। ध्यान से क्वेश्चन समझना है। कल हमने जो है आपको HCF LCM निकालना सिखा दिया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि दो संख्याओं का जो HCF है वो 18 है और उसका गुणनफल 12,960 है। ध्यान से देखना, यहाँ पे दो संख्या का HCF है 18 और उनका गुणनफल जो है वो 12,960 है। कह रहा है उनका LCM निकालिए। क्या निकालिए? LCM। कल मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। उसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पहले ये ध्यान देना है कि दिया हुआ क्या है, तो लिखेंगे दिया हुआ है HCF। ठीक है। HCF जो है वो दिया हुआ है कितना? 18। HCF दिया है 18 और दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहां लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो है 12,960। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है 12,960। ये दोनों संख्या का क्या है? गुणनफल 12,960। हमको LCM निकालना है, तो LCM इज इक्वल टू हो गया क्या? व्हाट। अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, तो उसी फार्मूला को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। फार्मूला क्या था? तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि, या ऐसे सीधा लिखिए फार्मूला, सूत्र। हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बोलिए, या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये फार्मूला होता है और इस फार्मूला का यूज हम लोग जो है पिछले क्लास में कर चुके हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12,960। दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। HCF जो है वो दिया है 18, तो HCF 18 लिख दिए। गुना है LCM, तो LCM तो पता ही नहीं है, तो LCM पता नहीं है, इसलिए LCM की जगह पे LCM ही रहने देना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ किया नहीं गया है, ये फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या? HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया हुआ है कितना? 12,960, तो यहाँ हमने लिख दिया 12,960। HCF जो है वो 18 है, LCM नहीं मालूम है। ये 18 गुना में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पे हो जाएगा 12,960, 12,960
12,960, अब बटे में हो जाएगा, ये 18 गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो ये भाग में हो गया 18 और इधर बच गया ये सीधा क्या एलसीएम। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है कटाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है इस 18 से जो है वो 12,960 को कटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 12,960 को कटाते हैं, देखते हैं कटाने के बाद क्या होता है। तो इसको अगर हम कटाने का प्रयास करें किससे, तो इसको हम कटाते हैं अगर 2 से, तो ये होगा 9, 2 से कटाने के बाद कितना हो गया 9, इसको 2 से कटाएंगे तो ये हो गया 6, 2 चौक 8 हो गया, 2 8 16 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 0। इसको फिर हम कटाएंगे कितना से, ये 3 से कटेगा, ठीक है। अगर 3 से इसको हम कटाते हैं तो ये हो गया 3 तिहाई 9, अगर इसको 3 से कटाएंगे तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 छक 18 और ये हो गया 0। फिर अगर हम इसको 3 से कटाएं तो ये 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और ये 0, ठीक है। तो कटाने के बाद देखिए आप ध्यान से, तो आया क्या है, कटाने के बाद आया है 720, क्या आया है इधर 720, तो 720 बराबर हो गया एलसीएम, लिख सकते हैं इसीलिए एलसीएम इज इक्वल टू 720, एलसीएम बराबर क्या हो गया 720। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छा से ध्यान रखिएगा। लिखा है दो संख्याओं का एचसीएफ 18, एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। दो संख्याओं का एचसीएफ है 18, तो दो संख्याओं का एचसीएफ 18 दिया था, यहाँ लिख दिए, दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ, तो एचसीएफ हो गया 18। फिर कह रहा है उनका गुणनफल जो है वो 12,960 है, तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया दोनों संख्याओं का गुणनफल जो कितना 12,960। हमको कह रहा है एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम बराबर हो गया 1, ठीक है। एचसीएफ दिया है, दोनों संख्या गुणनफल दिया है 12,960 और एलसीएम नहीं मालूम है। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में भी यूज कर लिए हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, तो दोनों संख्या गुणनफल देखिए दिया हुआ 12,960, तो यहां लिख दिए 12,960। एचसीएफ 18 है तो 18 लिख दिए, एलसीएम नहीं मालूम है तो एलसीएम को छोड़ दिए। अब ये जो 18 है गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, इधर आया तो हो गया भाग में, उधर एलसीएम जैसे था वैसे रहा। अब इसको हम कटा दिए, तो कटाने के बाद कितना आया 720, इसीलिए एलसीएम हो गया 720, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इसको आप जल्दी से जो है बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो है अगले सवाल की ओर जाते हैं, ठीक है। आगे सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल देखिए 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है, 7 नंबर सवाल बिल्कुल ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब सवाल है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको ये सब सवाल को ध्यान में रखना है हमेशा। सवाल है, क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, प्राकृत संख्या आपको समझ में आती होगी, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि जांच करके बताइए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n, ये पावर है 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये है आपका 6 पर पावर n, क्या है ये 6 पर पावर n, इसको समझने में मिस्टेक ना होना चाहिए, 6 पर पावर n है ये। तो 6 पर पावर n जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है अगर n एक प्राकृत संख्या है, तो ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो देखिए ये सब सवाल को कैसे बनाया जाता है। यहाँ हम जो है हमको कह रहा है 6 पर पावर n जो है ये क्या 0 पर समाप्त होगी, तो 6 को आप लिख क्या सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3 पर पावर हो गया n। अब इसको अगर हम अलग अलग करने का प्रयास करें, आप लोग घातांक का एक नियम पढ़े होंगे क्लास 8 में, ठीक है। क्लास 8 में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे a इंटू बी, 1a इंटू बी पर होल पावर m, a इंटू बी पर होल पावर m। अगर ये फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा तो इसका आंसर होता है a पर पावर m इंटू होता है b पर पावर m। ये फॉर्मूला जो है हम लोग क्लास 8 में यूज करते हैं, a इंटू बी पर पावर m बराबर a पर पावर m इंटू b पर पावर m। तो यहाँ है 6 का 2 इंटू 3 पर पावर n, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर n इंटू हो जाएगा 3 पर पावर n, ठीक है। हमको कह रहा है कि क्या ये जो संख्या है n, मतलब हो गया कि n कोई भी संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है, तो n कोई भी प्राकृत संख्या मतलब 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये कोई भी n हो सकता है। तो क्या 6 पर पावर n हम करेंगे तो वो 0 पर समाप्त होगा, मतलब 6 पर पावर 1 करेंगे, 6 पर पावर 2 करेंगे, 6 पर पावर 3 करेंगे, तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। यही चेक करके बताना है। अगर आपको ऐसे करने के लिए कहते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 6 पावर 1 हो गया 6, 6 पावर 2 करेंगे तो ये जाएगा 36, ठीक है। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। आपको चेक करके डायरेक्ट बताना क्या ये 0 पर कभी समाप्त हो सकता है, तो ये 0 पर समाप्त तभी होगा, याद रखना है। अब देखिए हम जो क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान रखना है, 6 पर पावर n या कोई भी पावर पर संख्या जो है वो 0 पर समाप्त वो तभी होगा जब उसमें 2 और 5 दोनों के पावर होंगे, ठीक है। 2 और 5, यहाँ 2 का तो पावर आ गया लेकिन 5 का पावर नहीं आया है, तो 2 और 5 दोनों का अगर पावर होगा तभी ये संख्या जो है वो 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे कि कोई भी संख्या
कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होती है, शून्य पर समाप्त तभी होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों के घात होते हैं। दोनों के घात मतलब होता है पावर, घात होते हैं, ठीक है, दोनों के घात होते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे कि चूंकि 6 पर पावर n में 2 और 5 दोनों के घात नहीं है, अतः 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये आपको बाबू यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। 6 पर पावर n अंक जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी संख्या आपको बोले कि वो क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो उसका आंसर ये है, आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और यदि 2 और 5 दोनों आ गया तभी वो जो है शून्य पर समाप्त होगा, और अगर दोनों में से कोई एक भी मिस हुआ तो वो शून्य पर समाप्त कभी नहीं होगा। इस बात को याद रखना है। जैसे देखिए ये 6 पर पावर n है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 और गुना 3 होगा। ये 5 यहाँ पे आया ही नहीं, तो 5 यहाँ पे नहीं आया तो इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। वही हम लिख दिए यहाँ पे कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों के घात होते हैं, ठीक है। चूंकि 6 पर पावर n में 2 और 5 दोनों के जो है घात नहीं है, अतः 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बाबू इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ना है ध्यान से क्वेश्चन को। 8 नंबर में है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13, ध्यान देना है, 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या हो सकती है, ठीक है। ये हमको व्याख्या करके बताना है कि ये भाज्य संख्या जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसको हम लोग जो है बनाते हैं, ध्यान देना है सब लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना कि, ध्यान देना है सब लोग को, ध्यान देना बाबू, माना कि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कि a बराबर मान लिए 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक है, ये हो गया 13 प्लस 13, ठीक है। तथा b बराबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ये a और b मान लिए। अब देखिए इसको क्या करना है, हम लिखेंगे अब a बराबर है 7 × 11 × 13, अब प्लस है 13, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। बोलिए 7 × 11 कितना हो गया 77, और 77 गुना करना है 13, 77 गुना करना है आपको कितना 13, तो 77 × 13 करेंगे 7 × 21, 7 × 21 और 2 23, 7 और ये 7, ये हुआ 1, 7 3 10, 7 3 10, ठीक है। 1001 हुआ, इसमें कितना करना है 13 को जोड़ देना है, ये हो गया 1001, अब प्लस हो गया ये 13, ये हो जाएगा 1014। अब 1014 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 1014 क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 1014 जो है इसका कर लेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 सती 14, ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 सती कितना हो गया 14। इसको 3 से भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा कितना 16 तिया 48, ठीक है, और 9 तिया 27। इसको फिर हम लोग जो है 13 से भाग लगाएंगे, तो ये 13 × 13 हो गया 169। इसका मतलब 1014 है, 1014 को हम लिख सकते हैं क्या 2 ×
3 गुना 13 गुना 13। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ए का जो मान दिया था इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाबू। ए का जो मान है इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहां से यहां तक गुना में है, यहां से यहां तक गुना कर दिए, ये हुआ 1001, अब प्लस हो गया 13, 1001 प्लस 13 हो गया 1014, और 1014 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हो गया कितना, ये 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। अब देखिए ये सब का सब संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है, सब का सब कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक से और खुद से भाग लगता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए सब का सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि चूंकि ए को ही सॉल्व किया नहीं आया है ना, चूंकि ए जो है वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अतः ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। देखिए यहां ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान ये देना है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने ए को सॉल्व किया, ए को जब सॉल्व करते हैं तो ए था कितना, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ए को सॉल्व कर लिया, यहाँ तक गुना में था तो गुना कर लिए, प्लस 13 के 1014 हो गया। 1014 का कर लिया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिए आया 2 गुना 3 गुना 13 गुना कितना 13, 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। देखिए ये सब का सब जो है वो अभाज्य संख्या है, सब का सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है वो भाज्य संख्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो अभाज्य संख्याओं का ये जो है गुणनखंड है, गुणनफल है, अतः जो है ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा ए नंबर। अब हम लोग जो है बी नंबर को इसी तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है बी नंबर को बनाते हैं। यहाँ पे बी नंबर सवाल को हम बना रहे हैं, ध्यान देना है। पुनः बी बराबर है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब प्लस कितना है, 5 है। इसको जब हम लोग गुना करते हैं, इसको गुना करना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। हम लोग जो है, हम लोगों ने जब यहाँ से यहाँ तक गुना किया तो आया 5040, ये आया 5040। तो यहाँ लिखेंगे 5040, अब प्लस कितना है, 5, प्लस है 5। अब 5040 में 5 को जोड़िए तो ये हो जाएगा 5045। अब 5045 का कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो 5045 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें, इसको भाग देना पड़ेगा आपको 5 से। किससे भाग देना है आपको, 5 से देना है भाग। अगर 5 से इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 10 बार में 50, और ये हो गया 5 9 45, मतलब ये हो जाएगा आपका 5 गुना 1009। अब 1009 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो 1009 हो गया। अब देखिए दोनों का दोनों जो है क्या है, अभाज्य संख्या। 5 भी अभाज्य संख्या क्योंकि उसमें 1 से और स्वयं से भाग लगता है, और 1009 भी अभाज्य संख्या क्योंकि इसमें भी 1 से और स्वयं से भाग लगता है। तो चूंकि ये दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड भाज्य संख्या होता है, ये हम लोगों ने जान लिया है। देखेंगे चूंकि बी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। अतः बी बराबर क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्या है ये, भाज्य संख्या है। बस इसको आपको दिमाग में बाबू सेट कर लेना है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या गुणनखंड क्या होता है, भाज्य संख्या। तो इसी तरीके से आपको ये बनाना है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, और इसको बच्चा स्कूल क्या कहते हैं एग्जाम में जो है छोड़ के आ जाता है, जबकि है बिल्कुल हल्का। आपको ध्यान बस ये रखना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या को सबसे पहले गुना करना है, गुना करने के बाद जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिए आपको क्लियर दिखेगा कि सब का सब जो है अभाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए जो है अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, अतः ए जो है वो भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड भाज्य संख्या होता है। इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है आगे 9 नंबर सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखना है 9 नंबर। आगे देखिए बच्चों, 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल जो है उस पर ध्यान देना है। 9 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए। देखिए ये सब सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए क्या है। 9 नंबर सवाल है
कि यदि HCF 96 और 404 का 4 है, ये HCF दिया हुआ है दो संख्याओं का कितना 4, और LCM तो कह रहा है आपको जो है वो निकाल के देखिए, LCM का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये सब सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको जितना सवाल बता रहे हैं सारा सवाल इंपॉर्टेंट है और इसी में से आपका वहां एग्जाम में आएगा, ये फुल गारंटी है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है कि HCF किसका HCF, तो HCF 96 और 404 का, HCF 96 और 404 का 4 है, तो हमको बोला जा रहा है कि LCM निकालिए किसका, तो 96 और 404 का, इसका निकालना है क्या, LCM। आपको क्लियर दिख रहा होगा, पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या कितना है 404। हम लोगों ने ऐसा फार्मूला बहुत बार यूज कर लिया है, हम लोगों ने फार्मूला यूज कर लिया है पीछे, क्या, तो फार्मूला हम लोगों ने पीछे देखा था, फार्मूला हम लोग पीछे यूज कर लिए हैं। कौन सा फार्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ये फार्मूला हम लोगों ने कई बार सॉल्व कर लिया है, कई बार इस पर जो है सवाल हो गया है सॉल्व। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना क्या, LCM। तो पहली संख्या आप देखिए 96 है, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या कितना है 404। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या की जगह पे 96 और दूसरी संख्या की जगह पे लिखेंगे 404। HCF 4 है, HCF देखिए यहाँ पे क्लियर 4 है, HCF की जगह पे लिख दिए 4। ठीक है, HCF की जगह पे कितना लिखा गया, HCF की जगह पे लिखा गया 4 और ये हो गया गुना LCM, ये क्या हो गया गुना LCM। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए तो ये देखिए 4 गुना में है, 4 क्या चीज में, गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो इधर हम इसको लाते हैं, ये हो गया 96 गुना 404, 96 गुना 404 अब बटे, देखिए यहाँ पे ये गुना में है 4 तो इधर आया तो हो गया ये भाग में, इधर हो गया तो क्या भाग में, बराबर इधर क्या बचा LCM। इसको कटाते हैं हम लोग, इसको कटाएंगे, 4 से देखते हैं ये कट जाएगा, देखिए 4 से डायरेक्ट कटेगा कितने बार में, 101 बार में, कितने बार में कटा, ये 101 बार में, 101 बार में कट गया। अब क्या करना है, 96 को 101 से गुना करना है, तो 96 गुना अगर हम 101 कर दें तो मेरा निकल जाएगा क्या LCM। करते हैं LCM, गुना कर लेते हैं, 101 को गुना करना है 96 से, ये हो गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 0, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये 9, ये 6, ये 9, ये हो जाएगा 96, यही हो गया आपका LCM। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, तो HCF हमको दिया था और LCM हमको निकालना था, तो HCF जो है वो दिया हुआ है, लिख दिए, LCM निकालना है। हम लोगों ने फार्मूला बहुत बार सॉल्व कर लिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना होता है LCM। तो दो संख्या था, पहली संख्या है 96, दूसरी संख्या है 404, HCF 4 है, LCM निकालना। ये 4 जो है गुना में है, 4 क्या चीज में, गुना में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, इधर गया तो भाग में हो गया, कटा दिए इसको, कटाने के बाद ये हो गया 101 गुना 96 कर देंगे, हो जाएगा 96 और यही हो गया क्या आपका LCM। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग और लास्ट करेंगे 10 नंबर, एक क्वेश्चन और देखना है 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर भी सवाल एकदम इसी तरह से है। अगर आपको 9 नंबर सवाल समझ में आ गया है तो 10 नंबर में किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो 9 नंबर सवाल अगर आपको समझ में आया है तो 10 नंबर सवाल आपको फट से समझ में आ जाएगा। और ये सवाल अगर हम छोड़ दें तो आप चाहें तो खुद भी इसको बना सकते हैं। सवाल देखिए, सवाल में क्या है, तो LCM 72 और 126 का है 504, LCM दिया हुआ है, तो LCM दिया है तो कह रहा है आपको HCF निकालना है। आपको क्या कहा जा रहा है कि HCF निकाल के बताइए, तो वही सेम चीज है, लिखेंगे दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो LCM दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, तो 72 और 126 का दिया हुआ है। अरे मखिया भाग जाने यार, काहे डिस्टर्ब करता है, सब बचवा लोग को डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे। 72 और 126 का LCM दिया हुआ कितना 504, ये दिया हुआ LCM। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है HCF। तो HCF जो है 72 और 126 बराबर हो गया 1। ठीक है, हम लोगों ने अभी जो फार्मूला यूज किया था उसी फार्मूला को फिर से यूज करेंगे। तो हम लोगों ने एक फार्मूला भी यूज किया है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। HCF गुना क्या होता है LCM। ये फार्मूला एकदम दिमाग में सेट करना है बाबू। ये फार्मूला जो है बहुत बार एग्जाम इस पर सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है सब्जेक्टिव भी रहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है HCF गुना LCM मतलब जो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। पहली संख्या देखिए क्लियर है, पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या देखिए यहाँ पे कितना है 72, दूसरी संख्या कितना है 126। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पहली संख्या जो है 72 है, तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या की जगह पे 72
72 हो गया गुना दूसरी संख्या है कितना 126, तो यहाँ लिखेंगे 126 बराबर HCF। HCF कितना है मालूम ही नहीं है, HCF दे ले नहीं है, HCF निकालना है, HCF नहीं पता है। LCM भले मालूम है 504, HCF कितना है 504। अब देखिए अगर तो 504 यहाँ गुना में है, 504 गुना में है, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए 504 गुना में है, उधर गया तो भाग में, तो ये हो गया 72 गुना 126, ये पहले से है, और इधर नीचे आ गया 504 आ गया, ये गुना में था उधर गया तो हो गया भाग में। अब बराबर यहाँ पे बचा क्या, बराबर यहाँ बचा क्या HCF बचा, बराबर यहाँ क्या बचा HCF। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए कटाना है इसको, तो कटाते हैं, ध्यान देना है, इसको हम लोग कटाएंगे, तो देखते हैं कटाने के बाद कितना होता है। ठीक है, अगर इसको कटाने का प्रयास कीजिए, देखिए ये कटेगा, कितने बार में कटेगा बताना है, कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 4 बार में, कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। ठीक है, ये 4 बार में कट गया, और 4 से 72 कितने बार में कटेगा 18 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा 18 बार में। इसका मतलब है कि हम लोगों का HCF निकल के आ गया 18, HCF बराबर कितना आ गया 18 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं था, LCM दिया हुआ था, HCF निकालना था। फार्मूला दिमाग में सेट रखना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। पहली संख्या 72 है, दूसरी संख्या 126 है, HCF नहीं मालूम है, LCM है 504। ये 504 गुना में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, इधर गया तो हो गया भाग में। भाग में हो गया तो आपको कटाने आता होगा, कटा लीजिए, कटा लिए, कटाने के बाद जो आया वो आ गया मेरा HCF। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आपका दूसरा क्लास हुआ क्रेश कोर्स का। तीसरा क्लास में हम लोग जो है क्रेश कोर्स को सब्जेक्टिव का जो वास्तविक संख्या है उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव जो है वो तीसरे क्लास में, मतलब यानी कि अगले क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में आपका सब्जेक्टिव खत्म होगा, उसके बाद आगे वाला जो क्लास होगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव के बाद आपका जो है पहला नंबर चैप्टर वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द मेरे ऑफलाइन सेंटर चाणक्य एकेडमी पहुंच जाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है क्रेश कोर्स में, है ना, तो आपको मेरे ऑफलाइन सेंटर चाणक्य एकेडमी मथुरा में आना होगा। ठीक है, धन्यवाद।